चलिए अब आगे बढ़ेंगे और शो की शुरुआत करेंगे। वीरू, श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। मार्केट का एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग, टिपिकल एक्सपायरी डे और एक पैटर्न जो मार्केट का रहा है कि कभी भी, और मैं दोपहर को 12 बजे वीरू को भी सुन रहा था और बिल्कुल सही बात कही थी वीरू ने, मार्केट ऐसी है कि बस आपको ये डर लग रहा था कि प्रोग्राम कब शुरू होगा और फिर मार्केट ने ऊपरी लेवल्स को रिजेक्ट किया, खासतौर से बैंक निफ्टी ने। हाँ, ये बात ज़रूर कहनी होगी कि थोड़ी सी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूर थोड़ी सी रिलीफ रैली प्ले आउट हुई, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियरली हाई लेवल से रिजेक्शन आया। और एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, निफ्टी में और ख़ास तौर से मिड कैप में बहुत बड़ा रिस्क है रीसेंट लोस टूटने का। सारी की सारी रैलीज जो हैं वो शायद फेल हों और बाज़ार में जो बड़ा टेक्सचर है वो सेल ऑन रैली का ही है। खैर आगे बढ़ेंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल सर, मार्केट्स पे मैं आपसे चर्चा करूँ, आपसे राय जानूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी और बजट रेटिंग के ऊपर बात करना चाहूँगी। जैसे सीएनबीसी आवाज़ को बजट के दिन दर्शकों ने इतना सहारा दिया और नंबर 1 बनाया, हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा, लेकिन कुछ लोगों को ये बात जो है ना डाइजेस्ट नहीं हो रही, पच नहीं रही, क्या करें? क्या कर सकते हैं श्रेया, बताइए। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, वो वही है और बस उन्हीं का हक है नंबर 1 होने का। उनको खुश होने दीजिए, मैं क्या कर सकते हैं इसमें। नहीं, वो अभी एक दिल्ली के इलेक्शन के बाद किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि अहंकार तो रावण का भी टूटा था, है ना। देखिए यूट्यूब के आंकड़े जो होते हैं ना वो एकदम पानी की तरह साफ होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। उस दिन हमने, और मैं पता है किस लिए बोल रहा हूँ ये बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी टीम जानती है कि वो नंबर 1 थे बजट वाले दिन और सब बड़े दिन पर हम नंबर 1 होते हैं और दर्शकों का प्यार मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, पूरी टीम एफर्ट होता है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बस किसी एक का मुखौटा 10 पर लगाकर वही चीज़ चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ना, लाइव टीवी कितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, क्लियर लाइव उस दिन का डेटा अवेलेबल था, किसी से भी जाके देख लीजिए, वो लाखों में डेटा था। मीटर होते हैं कुछ 12 या 13 जगह पे लगा के जो मीटर लगाए जाते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब के आंकड़ों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ये फैक्ट है। आज की डिजिटल एज की बात है। एक चीज़ आपको बताऊं मैं, और 1-1.5 साल के बाद ये रेटिंग एजेंसी के आंकड़ों को कोई देखेगा भी नहीं, सब भूल जाएंगे। ऑलरेडी लोगों ने देखना बंद कर दिया है, सब यूट्यूब देखते हैं आजकल। टीवी को कहाँ पे देखता है, सब यूट्यूब पे देखते हैं। आज की डेट में कौन, आप मुझे बताइए आपने कब लास्ट टाइम टीवी देखा है, वो अपने डिश टीवी पर या अपने उस पर टाटा स्काई पर कब देखा है आपने लास्ट? मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब उसको रिचार्ज कराया था, है ना। देखिए ये छेड़छाड़ी जो है ना ये इसमें हो सकती है, रेटिंग एजेंसीज के आंकड़ों में हो सकती है, लेकिन यूट्यूब जैसे उसमें नहीं हो सकती। ये रेटिंग एजेंसीज फ्रैंकली ना कहाँ मीटर लगे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा, आप हंसेंगे। मैं किसी दिन इसके अगर डिटेल में चला जाऊंगा ना तो कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि जो जिस तरीके की कुछ जगह पर बदमाशियाँ हो रही हैं, कुछ मार्केट जो इतनी छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पर पूरी मार्केट का 10% कंट्रीब्यूट किया जा रहा है और उसमें 100% मार्केट शेयर एक चैनल का, 100% मतलब, और वो 10% कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हम सब जानते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। और अच्छा, दिखाने वाले भी ना एक पर्टिकुलर सिर्फ एक नॉर्थ दिखाते हैं कि यार, या एक वो पर्टिकुलर सेगमेंट दिखाते हैं। दिखाना ही तो फिर पूरे आंकड़े दिखाओ ना, दिखाने तो पूरे आंकड़े दिखाओ। खैर एनीवे, जो भी है, कई सालों से मुझे ये इशू रहा है। वैसे पिछले 6 महीने में पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा शायद ज़्यादा आदत लग गई है इन चीज़ों की। खैर एनीवे, हम अपने आंकड़े दोबारा एक बार पेश करते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है, जब झूठ सामने से हो तो उसका सामना सच से करना ज़रूरी होता है। और इसके लिए बजट वाले दिन यूट्यूब पर 5 लाख लोग, स्पीच वाले दिन, एफएम की स्पीच वाले दिन 5 लाख लोग हमारे साथ लाइव जुड़े थे। कुछ लोग जहाँ पर 1 लाख के साथ, बेशर्मी के साथ, उसके बाद भी नंबर 1 का दावा कर रहे थे कि 1 लाख पे नंबर 1 थे, जबकि 5 लाख हमारे व्यूज़ थे। अब आप बताइए 5 लाख बड़ा या 1 लाख बड़ा? और आप 10-15 मिनट का टाइम बैंड खोजेंगे ना तो 10-15 मिनट के टाइम बैंड में तो मैं आपको एक कोई जो यूट्यूबर होता है ना हमारे यहाँ पर, जो 10-12 लोगों की टीम से यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, वही किसी एक बैंड में आगे निकल जाएंगे आपसे। तो वो तो खैर क्या ही कहें हम। पूरी स्पीच के दौरान और पूरे बजट के दौरान हम 3 से 4 गुना बड़े थे। दर्शकों का बहुत बड़ा भरोसा है हमारे ऊपर, हमारी बहुत बड़ी ताकत है वो। एंड फ्रैंकली बताऊँ ना, ये इन चीज़ों से ना तो मैं विचलित होता हूँ, ना ही मैंने अपनी टीम को कहा है कि आप विचलित होइए। कोई इसमें वो ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लीन आंकड़े दिख रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलूँ ना, आंकड़े छोड़िए, आप अभी पोल करा लीजिए। चलिए आप अभी चले जाइए, आप अभी स्ट्रीट पे चले जाइए और पूछ लीजिए कि आप बजट वाले दिन कौन सा चैनल देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ
और मैं स्ट्रीट पे आके चलने को तैयार हूँ और ये पूछने को तैयार हूँ कि कौन सा चैनल देख रहे थे लोग बजट वाले दिन। हमारा लोग, हमारे ग्राफिक्स, हमारे एक्सपर्ट्स बजट की स्पीच के तुरंत बाद हमारा वो एनालिसिस, मतलब क्या ये कोई ज़बरदस्ती है क्या कि नहीं दिखाने के लिए कि हमको दिखाना ही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम जिन्होंने उस बजट वाले दिन ये रेटिंग डिलीवर की थी, और दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। बिल्कुल सर, आंकड़े वही बयां कर रहे हैं, और जैसा कि आपने भी कहा, साफ साफ दिख रहा है, दूध का दूध पानी का पानी है। यहाँ पे जो लोग दावा कर रहे हैं आगे होने का, वो 1000, 2000, 3000 से पीछे नहीं थे, लाखों की तादाद से पीछे थे। और ये दर्शकों का आभार है, इतना बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। और ना पता क्या, कुछ लोगों में आदत होती है, कुछ लोग तो में ये आदत होती है कि अपने आप को अपने चैनल से भी बड़ा बताना कि देखिए मैं नंबर 1 और मेरा चैनल नंबर 2। तो पहली बात तो चैनल तो वैसे नंबर 2 हो गया ना आपका, खुद ही बोल दिया आपने चैनल नंबर 2 है। अगर आप बोल रहे हैं कि आप नंबर 1 है तो, है ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल नंबर 1 है। ये फ़र्क है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए मैं बताऊँ, मैं तो हमेशा कह रहा हूँ, हम कभी भी बात करते हैं, जैसे ये बात होती है कि CNBC आवाज़ की स्पॉटलाइट या CNBC आवाज़ के बिग स्टॉक्स। और उस दिन जब इवन हमने जब बजट की बात की थी, तो बजट ऑन आवाज़, ठीक है ना, और ये पूरी टीम का काम है, और इसके लिए पूरी टीम नंबर 1 है। पूरी टीम ने इस तरीके के आंकड़े डिलीवर करे हैं। और फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, ये क्या है ना, बचकाना हरकतें और ये अपने आप को ये सब कुछ समझना, इससे कुछ होगा नहीं। अब ये एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी प्राउड ऑफ जो काम मैंने किया और जो काम मेरी टीम ने किया। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उससे काफ़ी खुश हैं। बाकी तो जनता सब कुछ जानती है, ऐसा नहीं है कि जनता कुछ नहीं जानती है, जनता को सब कुछ पता है। सब पता है सर, और लीडर वही होता है जो अपनी टीम को लेकर चले हैं। खैर सर, अब बाजार पर आते हैं, और टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन वो रंग दिखाई दिया बाजार ने। जिस तरीके से अच्छी तेजी हमें शुरुआत में देखने को मिली थी, लेकिन जाते जाते देखिए एकदम से गोता लगा गया। बैंक निफ्टी 122 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है, और निफ्टी भी कहीं रेड में ना आ जाए। क्लोजिंग बेल्स पे हालांकि नजर रहेगी, लेकिन सर यहाँ से सवाल ये कि अब क्या स्थिति लग रही है आपको बाजार में, कैसे टेक्सचर लग रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? देखिए आज के ट्रेड ने एक चीज़ जो आपको दे दी है, वो है एक टिपिकल स्टॉप लॉस अब आपकी शॉर्ट ट्रेड के लिए। अब ट्रेंड डाउन साइड का है, उस ट्रेंड में अब आप ट्रेड करिए, सेल ऑन रैली का ट्रेड करिए, और आज के हाई को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आज का हाई अब शॉर्ट के लिए स्टॉप लॉस है 23,250। देखिए आज सुबह हमारी बात हुई थी कि 23 हो सकता है एक बार ये रैली 23,175, 23,250 तक चली जाए, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन आएगी, और जब रिजेक्शन आए वहाँ पर बेचकर 23,350 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब एकदम एग्जैक्ट तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा, लेकिन अप्रोच वही है मार्केट पर। और 22,800 अगर टूटे ना श्रेया, तो और शॉर्ट जोड़िए, फिर मार्केट का इंडिकेशन होगा कि और 800,000 पॉइंट के लिए आप तैयार हैं। और 22,800 के नीचे मुझे लग रहा है 22,000 तक का मूव बहुत तेज़ी से आएगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़ोरदार वॉलेटिलिटी रही है, और रिटेल के लिए तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। 10-10 मिनट में इंडेक्स 300-400 पॉइंट मूव कर रहा है, आप क्या ही ट्रेड कर लेंगे बैंक निफ्टी को। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसा मूड माहौल? गुड आफ्टरनून अनुज, मैं भी मतलब आप यकीन मानिए 12 बजे के स्टार्ट कर रहा था, मुझे कन्विक्शन एक पैसे का नहीं था कि हम इस रेंज को होल्ड करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब ठीक है आप 22-23 के ऊपर थे, लेकिन कन्विक्शन नहीं था। इसीलिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रेड्स पे ही यहाँ पे बात करना चाहूँगा अनुज, जहाँ पे वीकनेस है, मतलब जहाँ वीकनेस परसिस्ट कर रही है। एक दो लॉन्ग स्टॉक्स को मिलूंगा यहाँ पर। पहले लेके आइए आप IT में कोफोर्ज। आज सुबह से ही ये स्टॉक डाउन, और ये अब क्या कर रहा है 79.14 पे। ये कल के लोस और स्पेशली 4 फरवरी के स्विंग लोस से टसल करता हुआ यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। 7900 के नीचे इसमें एक्सट्रीम वीकनेस आ सकती है। तो कोफोर्ज मिड कैप IT में लुकिंग वीक एज ऑफ नाउ, शॉर्टिंग और जिस प्रकार की ऑप्शंस की प्लेसमेंट है। एक ये हो गया। दूसरा FMCG बास्केट का कोलगेट, मैंने इसको कल भी आई थिंक अपनी नेगेटिव समरी में इंक्लूड किया था। इसमें टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रीच है, 2600 का लेवल टूट गया जो कि इन्वर्टेड फ्लैग का एच पॉइंट था, और उसके बाद से ही इस स्टॉक में खासी शॉर्टिंग, 3.25% का OI बिल्डअप। तो यहाँ पर अब जो अगला सपोर्ट है वो बहुत दूर तक नहीं है, बट एक की लेवल है वो 2342 के आसपास है। तो कोलगेट को मैंने थोड़ा सा नेगेटिवली प्लेस किया है। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है अनुज, अभी भी एट दिस प्राइस, कंसिडरिंग चार्ट, कंसिडरिंग ऑप्शंस और कंसिडरिंग प्राइस पैटर्न, इट्स SBI कार्ड्स 861 पे स्ट्रॉन्ग स्टेबल अभी भी दिन के सर्वोच्च पे खड़ा है। लेकिन अनुज एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो आज निफ्टी भले ही 23,200 तक गया, बट उस वक्त बैंक निफ्टी भी हिचकिचा रहा था और निफ्टी IT भी।
बजाय मतलब इन दोनों इंडस्ट्रीज के बिना कंट्रीब्यूशन के हम ऊपर सस्टेन कैसे करेंगे, यही बात है ना। पाएंगे ना वही तो आपने जवाब दे दिया सवाल पूछ के ही वीरू। देखिए नहीं कर पाएंगे हम। ये मार्केट जो है ना, देखिए टिपिकल बेयर मार्केट है। अब पता है क्या, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अभी तो हम करेक्शन टेरिटरी में, बेयर मार्केट तो 20% होने पे आएगा। अरे जब 20% पे हो जाएगा तब तो ऑलरेडी बेयर मार्केट आ चुकी होगी। फिर तो उसके बाद कोई वो तो जैसे कहते हैं ना पुलिस पहुंच गई कि यू आर अंडर अरेस्ट, ये वो मूवीज के एंड में। उसके बाद 13-14% तो हम गिर चुके हैं ना, मिड कैप और स्मॉल कैप तो हम ऑलरेडी 20% के करीब गिर चुके हैं। तो मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो बड़ा ट्रेंड होता है ना, बड़ा ट्रेंड ढूंढ लेगा कोई ना कोई बहाने। अगर मार्केट ऊपर होगा, जैसे 90s की ऑस्ट्रेलियन टीम की और 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम का हम एग्जांपल देते थे, ऐसा होता था कई बार कि ब्रेट ली भी आके छक्का मार के मैच जिता देता था, या फिर वो एक एंडी बिकल ने भी एक बार छक्का मार के मैच जिता दिया था, या फिर वो माइकल क्लार्क ने भी एक ओवर में 3, भले वो इंडिया के अगेंस्ट मैच था, 3 विकेट लेके सिडनी में मैच जिता दिया था। तो क्या होगा अगर आप एक बुल मार्केट में है ना, तो कोई ना कोई आपको बचा लेगा। मार्केट डे हाई पर बंद होगा या हर लोअर लेवल पे बाइंग आ जाएगी। लेकिन अगर आप बेरिश फेज में है, जैसा कि हम अभी हैं एक बेरिश फेज में, देखिए अभी श्रेया ने कहा था कि निफ्टी कहीं रेड में ना चला जाए, रेड में हम जाने को तैयार हैं और इंडिया वेक्स भी 15 के ऊपर आ गया। तो बहाने वो ढूंढ ही लेगा, किसी दिन आईटी से बहाने ढूंढ लेगा, किसी दिन बैंक से बहाने ढूंढ लेगा, किसी दिन ऑटो से बहाने ढूंढेगा, कभी एफएमसी से बहाने ढूंढेगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए, कहाँ से हमने शुरुआत की थी और कहाँ पहुंच गए। जब हमने शो छोड़ा था वीरू, आपको याद होगा 10 बजे का शो हमने जब छोड़ा था, कितनी अच्छी एडवांस डिक्लाइन थी, और अब देखिए एडवांस डिक्लाइन किस तरीके से ये गैप नैरो हुआ है। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में भी आसानी से कमाने दे रहा है कि बस आप वेट कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन हो जाए मैं उसके बाद शॉर्ट करूंगा। ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट करते हैं, मार्केट रिकवर हो जाता है। जैसा मार्केट ने कल के लो से आज के हाई तक, मार्केट ने आपको निफ्टी पे और कुछ नहीं तो 450 पॉइंट की रैली दे दी कल के लो से आज के हाई तक में। कल का लो था 22,800, आज का हाई था 23,235। रफली 450 पॉइंट की रैली दी। 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर नहीं लगा सकता, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ट्रेडर। तो ये मार्केट ऐसा भी नहीं है कि आपको वन वे कमाने दे रहा है शॉर्ट साइड में। कन्विक्शन के साथ अगर आप जुटे हुए हैं शॉर्ट ट्रेड में तब तो कमाने दे रहा है, अदरवाइज नहीं कमाने दे रहा है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम के क्रम के लिए। निफ्टी रेड में आ गया बाय द वे, श्रेया बताइए। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से फिलहाल बाजार में थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल रहा है, निफ्टी भी रेड में आ गया। तो शुरुआत करते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। और देखिए अडानी एंटरप्राइजेस 4% गिरकर कारोबार करता हुआ, हीरो मोटोकॉर्प में भी देखिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट, विप्रो में मुनाफा वसूली 0.25% के करीब, और एचयूएल भी इस लिस्ट में शामिल है 0.25% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स में डेंट पड़ता नजर आया है। वरुण बेवरेजेस भी इस लिस्ट में शामिल है, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट। पीआई इंडस्ट्रीज में मुनाफा वसूली 3.5%। वोल्टास इस लिस्ट में शामिल, यहाँ पे देखिए 3.25% से ज्यादा का डेंट पड़ा। कैम्प्स भी गिरावट का शिकार हुआ है, 3% के करीब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स में तेजी थी। इनफैक्ट आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर ही तेज होकर कारोबार कर रहा था आज के सत्र में। सन फार्मा और सिप्लाइन में शामिल देखिए 3.5% की तेजी सन फार्मा में देखने को मिल रही है। सिप्ला 2% के करीब तेज होता हुआ। वही बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील भी इस लिस्ट में शामिल है, 3% से ज्यादा बजाज फिनसर्व चढ़ गया है। इनफैक्ट आप देखिए मुथूट फाइनेंस, ये स्टॉक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, जबरदस्त खरीदारी, 6.5% चढ़कर कारोबार कर रहा है। एसबीआई कार्ड तो सुबह से ही तेज और यहाँ पे 5.5% से ज्यादा की खरीदारी। इप्का लैब्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी इस लिस्ट में शामिल है, 6.5% के करीब इप्का चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 5.5% की खरीदारी हमें देखने को मिली है। चलिए अब हम दमदार पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा से, सच्चिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, कविता जैन, रुचित जैन और सोमिल मेहता से। 2:20 पर कंचन बताएंगी ल्यूपिन का मैनेजमेंट कितना बुलिश है, और विन्नी बताएंगे कि सुवेन फार्मा में क्यों है एक्शन। साथ ही फार्मा सेक्टर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी। 2:30 पर मिताली बताएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ने क्या राइट्स इशू का ऐलान किया है। 2:35 पर कंचन बताएंगे ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है। साथ ही मिताली बताएंगे कैसे रहेंगे संवर्धन मदरसन के नतीजे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ संकेत। 3:10 पर हम लेंगे अनुसार से स्ट्रैटेजिकल के लिए, और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं एक के बाद एक। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए आपका ट्रेड।
गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज सेल। ट्रेड कर रहा है 2260 पर, स्टॉप लगाएंगे 2280 पर, 20 रुपए के करीब। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक गिरावट आनी चाहिए। जो रिसेंट लो हमने देखा है वो करीब है, करीब 2215 का, वो भी टेस्ट हो सकता है। तो है गिरावट जिसमें अडानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइजेस सेल डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी से बात करते हैं। शिल्पा जी, खुश तो बहुत होंगी आप, है ना? लाल रंग चढ़ा हुआ है आपके आपके वस्त्र का जो रंग है ना, वो पूरा का पूरा बाजार पे चढ़ा हुआ है। ये रंग आप बाजार पे चढ़ाना चाहती थी या वैलेंटाइन डे की पोशाक आपने पहन ली है पहले ही? माजरा क्या है? नहीं, कोइंसिडेंस है यार, मैं फॉरगॉट। मुझे आज सुबह से हर कोई यही बोल रहा है कि जानबूझ के मैंने पहना है, so it's completely out of stock. Okay, but on the Okay, contrary, I have a long call. मैं यहाँ पे प्रेस्टीज में लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए ना सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे 5% का एक लॉन्ग बिल्टअप है, 1248-49 पे इन फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा अगर एक दो दिन का व्यू पकड़ के आप 1200 का एक टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो मुझे लगता है कि 1350 तक का एक अपसाइड आपको इजीली मिलना चाहिए। तो प्रेस्टीज में लॉन्ग जा सकते हैं विथ 1200 टाइट स्टॉप लॉस। चलिए एक काम करते हैं, अब एक बार जरा फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश कर रही हैं, एक बार वहाँ का रुख करते हैं। आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आए। सर, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना आप। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। चलिए, तो ये कुछ देर में हम फ्लैशेस में अब इसको प्ले करते रहेंगे पूरे टाइम, लेकिन वैसे शिल्पा जी, वो जो आपने लाल कलर पहना है ना, इस पर मुझे वो वीरू और आशीष के बीच में जो अभी पीछे थोड़ी सी जुगलबंदी हुई थी ना, वो याद आ गई। क्योंकि वो आजकल इंस्टाग्राम पे ना वो राजेश खन्ना का वो गाना था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वो काफ़ी हिट है और हर कोई उसको लेके मीम बना रहा है। तो तब वीरू ने कहा था कि छोड़ेगा तो सही, लेकिन उससे पहले निचोड़ेगा, और मार्केट ने वाकई में निचोड़ा है इस बार। सच में वो एकदम ऐसा निचोड़ा मार्केट ने इस बार वीरू कि बिल्कुल थका दिया। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मार्केट ने फ्रस्ट्रेट कर दिया सबको। किसी भी लेवल से कोई भी सैंक्टिटी कहीं पर भी नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, मैं बताऊं अनुज, इस वक्त मॉनेटरी लॉस सबके अकाउंट में है ना, आपके मेरे सब में। लेकिन अब उस लॉस से ज़्यादा ना थकान है। बिल्कुल, लेकिन मानिए ये थकान जो है ना, वो हावी हो रही है। हाँ, वो है, दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए श्रेया, नेक्स्ट कॉल लेते हैं फिर। ठीक है, सोमिल जी से लेते हैं कॉल। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? बायस नेगेटिव है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे टूटे हैं, तो एक वीक स्टॉक फिर से शॉर्ट करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स ने 10 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फिर से रुक किया है। एबीसी बाउंस कंप्लीट किया है। स्टॉप लॉस होगा 696 और टारगेट होगा 655। टाटा मोटर्स 684 पर आ गया। टाटा मोटर्स में लगातार लोगों को घाटा हो रहा है इस समय, और आज फिर डे लो पर ये स्टॉक 684 पर। बुरा सीन है टाटा मोटर्स का। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, बताइए, लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है सुबह काफी अच्छा सेशन हो गया है। सेकंड हाफ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक्सपायरी इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। सो सुबह जो हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था एसबीआई लाइफ का, मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स 1472 के आसपास हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है ये एक बार तो एटलीस्ट 1530 तक का एक स्विंग बनाना चाहिए। एंड इसीलिए अगर थोड़े से डिक्लाइंस होते भी हैं तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1458 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1530 के आसपास। एसबीआई लाइफ बाय ट्रेड और 1474 पे। अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल जब मार्केट्स में दोनों साइड के मूव्स हो और वॉलेटिलिटी दोनों तरफा हो, तो आई थिंक लो बीटा स्टॉक्स में ही जाना चाहिए, कि जहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है। और विद इन द लो बीटा नेम्स टाटा कंज्यूमर यहाँ पे मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जो खरीदारी साइड की सलाह रहेगी। सो टाटा कंज्यूमर में आप देखेंगे तो रिसेंटली ये स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल एक साइडवेज मूव अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रहा है। सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स इंटैक्ट है, ब्रेक नहीं कर रहा है, और आई थिंक यहाँ पे रिलेटिवली डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है इसी के कारण। तो 1005 के नीचे जो स्विंग लो है पिछले 4 दिन का,
1005 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1070 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। टाटा कंज्यूमर फिलहाल बाई साइड की ट्रेड आती हुई यहाँ पे। और आशीष जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है बाजार में, आप कहाँ बेट लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज, वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि जो समय है उसके अंदर में सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ इस समय आपको देखने को नजर आ रही है वो पूरे बीएफएसआई स्पेस में है, और मेरे हिसाब से ये लीड करता हुआ नजर आएगा पूरा स्पेस, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कट होती हुई नजर आएगी। और जो क्वालिटी फ्रेंचाइज बिजनेसेस हैं उनके अंदर में हमने क्रेडिट कॉस्ट या जो नेट एनपीएस के नंबर देखे वो बहुत ही कंटेन्ड है। हमने इसकी चर्चा कल भी की, कल हमने बजाज फाइनेंस की चर्चा की एज अ डिस्क्लोजर। बजाज फाइनेंस भी हमारे पोर्टफोलियोज में है, और कुछ दिन पहले हमने चोलामंडलम फाइनेंस की बात की थी। आज जिस स्टॉक पे मैं फोकस करूंगा वो चोलामंडलम फाइनेंस ही रहेगा। एक तो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छी तरह से टिक रहा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टिक रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी बेस बिल्डिंग कहीं ना कहीं 1300 रुपए पे चोलामंडलम फाइनेंस में हुई है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 1550 से 1600 रुपए तक की अपसाइड आपको चोलामंडलम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब इसके 3 कारण हमें लगते हैं। पहला, इस क्वार्टर की अगर से आप एयूएम ग्रोथ देखेंगे तो 32% की हुई, और फाइनेंशियल ईयर 25 में हमें लगता है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 25 से 28% की एयूएम ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। दूसरी चीज, हमें लग रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो जहां एक समय पे व्हीकल फाइनेंस का जो बिजनेस था, जो करीब करीब 74% बुक का कंट्रीब्यूशन करता था, आज वो नंबर व्हीकल फाइनेंस का हो चुका है करीब करीब 56% के आसपास। होम लोन्स करीब करीब 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं वहां पर पे भी एक अच्छा खासा सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर में भी हमें एक अच्छा खासा मॉर्गेजेस के अंदर में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मॉर्गेजेस की जो बुक है वो 30-32% की हो चुकी है। तीसरी चीज, हमें लगता है कि कल अगर से इंटरेस्ट रेट कम होते तो इनका जो बोरोइंग्स है वो ज्यादातर फ्लोटिंग रेट पे है, और जो लोन दिया हुआ है वो फिक्स रेट पे दिया हुआ है। इसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपांशन आएगा, और कंपनी इस समय पे 4.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 27 के एस्टिमेट पे ये मात्र 2.9 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है वैल्यूएशन में भी एक बहुत रीजनेबल कंफर्ट है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड चोलामंडलम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके आशीष, मैं अच्छी कॉल है चोला इन्वेस्ट आपकी, और आज सुबह से स्ट्रॉन्ग मूव दे भी रहा है। आशीष, ये आज एसबीआई कार्ड्स के मूव को देखिए, हमने तो सुबह पिक भी किया, आज स्पॉटलाइट में भी था, ये मैंने भी टीम में शामिल किया था। एसबीआई कार्ड्स का इस वक्त डिलीवर करने का मतलब क्या है? क्या आप वही, आई थिंक, जो रेट कट मिला है हमको, सॉरी टैक्स में कटौती है, इसको एक अल्टीमेट इसका एडवांटेज जाएगा इस कंपनी को? आपका व्यू क्या है एसबीआई कार्ड्स पे? बिल्कुल 3-4 एडवांटेजेस है वीरेंद्र। सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट रेट कट जो आएगा उसका बेनिफिट भी डेफिनेटली एसबीआई कार्ड्स को मिलेगा। सेकंड, जो कंजम्पशन बूस्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सॉप्स एक तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, और ऑलमोस्ट इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि करीब करीब 2 करोड़ लोगों को इसका एक एडवांटेज देखने को नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट में हेल्प करेगा। तीसरी चीज आप देखेंगे कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर में भी आप देखेंगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। नहीं तो पहले जो डिफॉल्ट रेट्स थे वो काफी बढ़ गए थे, अब वो रेट्स उनमें भी कमी आना शुरू हो गई। और चौथा, स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया। तो एक अंडर परफॉर्मेंस ऐसे समय पे जब आपके पास टेलविंड सेक्टर की बन रही है, ये कारण से मुझे लगता है एसबीआई कार्ड में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नजर आ रहा है। और अभी तो सिर्फ 2 दिन हुआ है जब ये स्टॉक चला है, और इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स का पिकअप हुआ है। इसको ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे मैं जब देख रहा हूं तो मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1100 से 1200 रुपए की ट्रेजेक्ट्री इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म करता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई भी डिप आए 820 810 के जोन में, वो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पोजीशन बनाने के हिसाब से। बिल्कुल, आज सुबह का स्पॉटलाइट एसबीआई कार्ड, और स्क्रीन पर तेज़ी हुई है, ये नहीं है कि 5% ऊपर खुला फ्लैट, और उसके बाद इंटरडे में पूरे मूव आया 820 पर ऊपर ओपन होने के बाद अच्छे मूव यहाँ पर। चलिए फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। आज यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है। 3 दिनों की गहरी लाली से बाहर निकलकर निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज करीब 2% ऊपर है। लुपिन और सुवेन जैसे नतीजों से पूरे सेक्टर का मूड सुधरा है। हालांकि नेटको जैसे कुछ एक्सीडेंट भी हैं। पूरे फार्मा सेक्टर के आउटलुक की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत
लुपिन से करते हैं और उसके अलावा विनी भी जुड़ेंगी हमारे साथ, लेकिन चलते हैं पहले कंचन के पास लुपिन के नंबर्स को लेकर। कंचन जी, नंबर्स ल्यूपिन के काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट हमें देखने को मिले थे। जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, डेफिनेटली नंबर्स वहाँ से काफ़ी सुधर के आए थे। उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स हैं वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रह सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट है इनका पर्टिकुलरली, वहाँ पे एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ से हमें डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं हैं। अब अगर हम ल्यूपिन का पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पे जो इनका डायबिटीज और कार्डियक है वो काफी ज्यादा मेजर हिस्सा लेके बैठा हुआ है। इसके बाद कंपनी ने कहा है कि फिस्कल ईयर 26 में अकेले डायबिटीज सेगमेंट से हमें करीबन सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज आपको खासा ध्यान में रखनी होगी, क्वार्टर 4 में जो इनकी एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म होने का एक असर दिखेगा, जिसके बाद फिस्कल ईयर 26 से हम देखेंगे तो जो उनकी ग्रोथ की पेस है वो हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर अकेले यूएस सेल्स की बात करी जाए तो उसका एवरेज जो निकल के आया है वो है करीबन $25 करोड़ का। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, क्वार्टर 4 में जो इनकी जेनरिक दवाई है स्पिरिवा, उसका मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही है। बट एट द सेम टाइम इनकी जो दूसरी दवाई है एल्बिटोरोल, उसका मार्केट शेयर घटने का असर हमें कंपनी की सेल्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन फिस्कल ईयर 26 में जो मार्जिन की उम्मीदें जताई जा रही है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है, यानी कि 22.5 से लेके 23.5% तक हमें मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। और एंटायर कैलेंडर 27 में जो इनकी दूसरी दवाई है सेमाग्लूटाटाइड, उसकी भी सेल्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं। कुछ कंपनी एडिशन करने वाली है और वहां से कुछ चीजें हटने भी वाली है। ठीक है, तो ल्यूपिन के नतीजे ये आप पेश मतलब ये एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रही हैं कंचन, और देखिए अच्छी तेज़ी भी, इनफैक्ट आप देखें पूरे फार्मा सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं विनी के पास और विनी से जानते हैं कि नेटको फार्मा में आखिर इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। आज 19% गिरकर कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। विनी बताइए क्या है वजह? तो नैटको फार्मा के काफ़ी वीक नंबर्स आए हैं Q3 FY25 में, और मेनली ये है बिकॉज रेवलिमिट सेल्स है वो बंद हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है कंपनी की, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू देखे तो वो डिक्लाइन हो चुकी है 37% से। मार्जिन में भी क्लियर प्रेशर आ रहा है बिकॉज रेवलिमिट की जो सेल्स होती है उसकी वजह से मार्जिन हायर होते हैं वो ड्रग के, और उसकी वजह से मार्जिन सिर्फ 8% पे आए हैं अराउंड ये टाइम वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर ही नहीं सकते अगर रेवलिमिट सेल्स लेस हो गए हैं। तो रेवलिमिट सेल्स की वजह से काफ़ी प्रेशर आया हुआ है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पे। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन सेल्स वो डिक्लाइन हो गए 53% से ईयर ऑन ईयर बेसिस, सिक्वेंशियली भी डिक्लाइन दिख रही है, और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की भी सेल्स 3% से डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एपीआई सेल्स और क्रॉप हेल्थ सेल्स, यस वहाँ पे वो बहुत छोटा पोर्शन है कंपनी का, पर वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, पर जो मेन बिजनेस है वहाँ पे डिक्लाइन दिख रही है। रेवलिमिट सेल्स की प्रेशर आ रही है और उसकी वजह से स्टॉक भी आज प्रेशर में है और काफ़ी डिक्लाइन दिख रहा है आज स्टॉक प्राइस में। ओके विनी, ये तो बात होगी नेटको की। सुवेन, यहाँ नंबर्स कैसे रहे? तो बिल्कुल आज सुवन फार्मा फोकस में है और स्टॉक बजिंग है, क्योंकि एक तो पहले भूलिए मत कि उनके जो अर्निंग्स आए थे Q3 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आई थी, यहाँ पे ग्रोथ लेट थी। उनके जो फार्मा CDMO सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 101% की ग्रोथ है। मेनली ये जो R&D एफर्ट्स कंपनी ने लिए थे लास्ट फ्यू ईयर्स में वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं कंपनी के लिए। स्पेशलिटी केमिकल साइड स्पेक केम जो सेगमेंट बोलते हैं कंपनी, वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखी है, सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है। तो ये रिकवरी भी लाइकली है कि कंटिन्यू रहेगी, और मार्जिन एक्सपेंशन भी है क्योंकि CDMO बिजनेस अच्छा हुआ, API बिजनेस भी अच्छा हुआ है, तो इसकी वजह से मार्जिन्स में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी ने ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की थी जब हमने उनसे बात की कि स्ट्रॉन्ग जो Q3 में ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कंपनी को अपना जो एम है $1 बिलियन की टारगेट है कंपनी को बनने के लिए 2030 तक, तो उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, फोकस भी लिया है कि ये इम्प्रूव होगा कंपनी के लिए। एक्विजिशंस किए हैं, जो NJ का एक्विजिशन था, ADC सेगमेंट है CDMO में स्पेसिफिकली, वहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट करे कि बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी कंपनी के लिए आगे जाते हुए भी। उनका जो मार्जिन गाइडेंस है वो उन्होंने बताया था कि mid-30s लेवल में है, और वो ही मार्जिन गाइडेंस रहेगा, पर वो हायर साइड पे होगा। जो मार्जिन गाइडेंस है हायर साइड पे रहेगा वो मार्जिन गाइडेंस, तो हाई साइड ऑफ 30s की लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो भी कंपनी के लिए
ऑलवेज वो लुकआउट पे है और मे बी वो प्लान भी करेंगे अगर कुछ अच्छा दिखा तो एक्विजिशंस के लिए भी वो लोग ओपन है। स्पेशली उनको वो जो टेक ड्रिवन CDMO बनना है उसके लिए एक्विजिशंस पे भी वो फोकस करेंगे। भूलिए मत स्टॉक लास्ट नवंबर से देखें तो लास्ट नवंबर से अभी तक, नवंबर 2024 से अभी तक स्टॉक 58% से ज़्यादा गिर चुका है। करंट वैल्यू जो है FY26 की PE वो 60 टाइम्स पे है और पीक वैल्यूएशंस जो थे 81 टाइम्स पे है। तो पीक वैल्यूएशंस के पे कम पे ही ट्रेड कर रही है और इसीलिए आज स्टॉक भी फोकस में है और लास्ट 6-7 महीनों में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस भी दिखी थी। बिल्कुल। चलिए अब इस सेक्टर पर आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि कैसे इन स्टॉक्स को अप्रोच करें। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। लुपिन से शुरुआत करते हैं क्योंकि लुपिन में काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं और पिछले 2 साल में हमने कई बार बात भी की है स्टॉक की। क्या यहाँ से भी आउटलुक स्ट्रांग रहेगा स्टॉक को लेकर? और जो 2 साल में इसने 200% ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, क्या इन लेवल्स पर अब थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है या अभी भी पॉजिटिव होंगे? तो अनुज, नंबर अच्छे हैं। अगर आप देखिए YOY 11-12% की ग्रोथ है। US बिजनेस में करीबन 11% की ग्रोथ है। लगभग 230-240 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू किया है। मार्जिन बढ़ा है और एक चीज जो आप यहाँ देखते हैं वो देखते हैं R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो R&D में भी पिकअप है, विच मीन्स कि आपका जो इनोवेशन है और फ्यूचर पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा कर रहा है। उनका जो कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो है, जैसे हम जेनरिक्स में ओवरऑल जो देखते हैं कि वो भी अब 35% हो गया है, जिसमें इसका मतलब है कि मार्जिन में थोड़ा-सा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो अच्छे नतीजे रहे हैं। सन फार्मा के भी अगर आप देखें, अगर आप माइलस्टोन वाला रेवेन्यू एडजस्ट भी कर दें, तो उनका भी करीबन ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। और दूसरा एक फार्मा, स्पेशली जो जेनरिक्स और ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस हैं, वहाँ पे एक है कि ये शायद थोड़ा-सा टैरिफ से इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। टैरिफ प्रूफ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फार्मा की सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप टैरिफ लगा के इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल ड्रग्स होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा-सा CDMO नाम्स भी देख रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट अपफ्रंट हो चुकी है। कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत खर्चा किया है R&D में, जैसे लॉरस है, उन्होंने सेल और जीन थेरेपी में भी खर्चा किया है, ह्यूमन हेल्थ में है, एनिमल हेल्थ और प्रोटीन में है, क्रॉप प्रोटेक्शन में है। तो अलग-अलग सेगमेंट्स हैं जो कस्टम सिंथेसिस बिज़नेस की, उसमें क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या अगले 2 साल में? क्योंकि जो कस्टमर सिंथेसिस बिज़नेस होता है इसका बहुत हाई ग्रॉस मार्जिन होता है, 60-70% होता है। तो वो वहाँ पे कहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उसे भी अनु देख रहे हैं। और ब्रांडेड फार्मा में मैनकाइंड फार्मा में हमारा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। वैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे नैटको फार्मा के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज के सत्र में इसमें देखने को मिली, 19% तक लुढ़क गया ये Q3 रिजल्ट के बाद। सभी मोर्चे पे आप बात करें, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, सभी पे निराशा हाथ लगी है। और चार्ट्स की भी बात करें तो देखिए इसने इस साल में अब तक नेगेटिव रिटर्न ही दिया है और आज ही इनफैक्ट इतना बड़ा डेंट। आगे की चाल कैसी लग रही है नेटको फार्मा में और रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये मार्केट में अगर आप अर्निंग इन लाइन करेंगे तो भी पनिश हो रहे हैं, अगर मिस करेंगे तो बिल्कुल भी बाज़ार जो है बहुत रूथलेस है। तो जैसे मैंने बोला, जहाँ पे अर्निंग मोमेंटम अच्छा है, जहाँ पे नियर टर्म विजिबिलिटी भी अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंपैरेबल नहीं है, जैसे मैंने मैनकाइंड फार्मा की बात करी, करीबन 3200-3300 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुँच गए हैं। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 25.7, 25.8% हो गया है। लेकिन जो फाइनेंस कॉस्ट थी, क्योंकि उन्हें एक्विजिशन किया प्रीवियस का, उधर से ऊपर थी। अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो एबिटा बढ़ा है, 800 करोड़ से ऊपर का एबिटा है और साल डेढ़ साल पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिखेगा आपको इंटरनल अक्रूवल से भी, और वो नॉन कोर एसेट्स भी सेल कर रहे हैं। पीछे उन्होंने अपना होटल बिजनेस भी सेल किया है 550 करोड़ में। तो मेरा फोकस जहाँ पे नियर टर्म अच्छा रहा है, जैसे इप्का के नतीजे अच्छे रहे, सिप्ला के भी कुछ हद तक नतीजे अच्छे थे। तो जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी दिखे इस बाजार में, जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टिंग दिखे, वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा आपको निवेश करना चाहिए नियर टर्म में, रादर देन कि आप वोट देखें जहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आया है और आप एक फॉलिंग नाइट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाजार शायद उसके लिए अभी नहीं है। गुरमीत, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग्स एक्सपोर्ट्स, आप किसको कंसिडर करना चाहेंगे इस वक्त? सन फार्मा को पिक करेंगे क्या? हाँ, तो जैसे मैंने बोला, उसमें हम जेनेरिक्स में हम CDMO में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो भी इनोवेटर कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे एनिमल हेल्थ में काम कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, क्या नियर टर्म विजिबिलिटी है, कितने मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइजेशन स्टेज पे हैं, R&D कॉस्ट अपफ्रंट हो गई है क्या? क्योंकि लंबी बिजनेस है, अगर मान लीजिए क्वार्टर खराब आता है
तो दिक्कत हो सकती है और वो सप्लाई चेन अगर आप लेट लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी में हैं, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में है, तो वो एक तरीके से टैरिफ प्रूफ सप्लाई चेन है, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सन जैसे मैंने बोला नतीजे अच्छे आ रहे हैं, बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं था, फिर थोड़ी-सी रिकवरी आई है। तो मैं थोड़ा-सा उनका स्पेशलिटी पोर्टफोलियो और बेहतर देखना चाहूँगा। बट अभी जो फ़ोकस हमारा है वो सीडीएमओ और ये मैनकाइंड फार्मा और कुछ एक स्टॉक जैसे लुपिन मैंने बोला यहाँ पे ज़्यादा है। मीनवाइल एक बार स्टॉक लेकर आइए आप बजाज फिनसर्व का। और ये देखिए इस समय बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये आई थिंक कल था स्पॉटलाइट में शायद हमारे, आज का स्पॉटलाइट था, ये भी आज का स्पॉटलाइट था। तो आज के दोनों स्पॉटलाइट दोनों में शानदार। ये तो बात हो गई नंबर्स की, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट है, हो सकता है कि यहाँ पे हमें 4.5 गुना की बढ़त देखने को मिले, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है वो है लोअर बेस। कि पिछले साल हमने देखा था कि जो बेस था वो काफी ज्यादा लोअर था बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन। साथ ही साथ जो इनका कार्डियक का बिजनेस है और इनका जो डर्मा का बिजनेस है यानी कि स्किन का बिजनेस है, वहां पे हमें डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं हैं। लेकिन यूएस सेल्स हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकती है बिकॉज वहां पे जो प्राइस में था भी थोड़ा सा हमें धीमापन देखने को मिला था। सीधा सीधा सेल्स में इंपैक्ट डालेगा और साथ ही साथ जो अप्रूवल्स हैं वो कहीं ना कहीं यूएस एफडीए की तरफ से थोड़े से रुके हुए हैं, वो भी सेल्स में इंपैक्ट डाल रहा है। फोकस आपको कहां रखना है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो इनकी दवाई है टेस्लीजुमैब, उसके लॉन्च के ऊपर कमेंट्री क्या आती है और साथ ही साथ ज़ेन्युबिट्रेनिब के ऊपर किस तरीके की कमेंट्री आती है और ओवरऑल बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके चलिए, तो ये कुछ नंबर्स जिन पर आपको ध्यान रखना है। इसमें से काम करते हैं क्योंकि आज फार्मा फोकस में है। एक बार ग्लेनमार्क का चार्ट चेक कर लेते हैं। मानस, ग्लेनमार्क का मानस है नहीं आज शो में, सॉरी। तो एक काम करते हैं, सचिन से पूछ लेते हैं। सचिन, ग्लेनमार्क पे क्या व्यू रहेगा? अनुज जी, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में है। मुझे लग रहा है 1400 से लेके 1550 की एक रेंज है एंड उसी रेंज को इसने अभी तक रेस्पेक्ट किया है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की क्लोजिंग इसने थोड़ी सी मेंटेन की है वीकली बेसिस पे। इस लेवल को इसने थोड़ा रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है ये इवेंट को अनफोल्ड होने के बाद थोड़ी सी पोजिशनिंग करनी चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उनके लिए 1385 का ही एक स्टॉप लॉस होगा। अगर ये टूट जाता है तो आई थिंक पोजीशंस को थोड़े से रिड्यूस करें। अनफोल्ड अगर होना है मोमेंटम को तो मुझे लग रहा है 1550 के ब्रेकआउट के बाद ही वो एविडेंट होगा। सो मोमेंटम लॉन्ग्स भी मुझे लग रहा है 1550 के बाद ही कंसिडर करने चाहिए। 1550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ग्लेनमार्क फार्मा पे फिलहाल ये रणनीति आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करते हैं। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल ने 3000 करोड़ के राइट्स इशू का ऐलान किया है। कहाँ होगा रकम का इस्तेमाल, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मिताली। मिताली बताइए। जी, तो ये जो 3000 करोड़ के राइट इशू का ऐलान किया है, कंपनी ने बताया कि इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वो टियर 1 कैपिटल को बढ़ाने में करने वाली है। रीसेंट कॉन कॉल में उन्होंने जताया था कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाने की उम्मीद है और इस फंडिंग से उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका अनुमान है कि 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकता है, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। कंपनी का फोकस उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किया था 2 सेक्टर्स पर रहेगा, SME लेंडिंग और EV फाइनेंसिंग, जिसमें नए बिजनेसेस और इमर्जिंग सेक्टर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। इसके जरिए कंपनी अपनी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। दरअसल 2023 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इनका जो टियर 1 का कैपिटल रेशियो था वो 16.5% था, जो कि दिसंबर 24 में आते आते 15.5% तक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन NPA साइड की बात करें तो FY22 में जहाँ 7.7% का जो आंकड़ा था वो अभी दिसंबर 24 में 3.93% पर ही आ गया है। तो ये इनकी एसेट क्वालिटी को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। साथ ही जो 3000 करोड़ का इन्होंने राइट इशू अनाउंस किया है, इसके ये बता दें हम हमारे व्यूअर्स को कि अभी तक कंपनी ने इससे रिलेटेड और कुछ भी इशू प्राइस या फिर रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी तक नहीं किया है। फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है, 3.25% के करीब इनफैक्ट ये कारोबार कर रहा है चढ़कर। आशीष जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए ओवरऑल हम NBFCs को लेकर के काफी कंस्ट्रक्टिव है। जहां तक कि महिंद्रा फाइनेंशियल की बात है, मोर फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी रहा है और क्योंकि अब हमें लगता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है साथ ही साथ आपका जो मानसून है वो बेटर हो सकते हैं, रूरल इकोनॉमी में थोड़ा पिकअप आ सकता है। व्हीकल सेल्स हम देख रहे हैं थोड़ा पिकअप रूरल में काफी अच्छा हो रहा है। ये चोलामंडलम ने भी की भी नंबर्स में हमें देखने को नजर आया।
और महिंद्रा फाइनेंशियल जिस तरह से फंड रेज की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी इक्विटी पोजिशनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोन ग्रोथ के लिए काम आएगी। तो मुझे लगता है कि उसको देखते हुए काफी बैलेंस अप्रोच लग रही है, और मुझे लगता है स्टॉक भी कहीं ना कहीं अब एक लॉन्ग टर्म बेस 270-265 के जोन में बना चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे काफी अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ा सा लॉन्ग साइड के लिए, बाय साइड के लिए। तो पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी कोई पोजीशन इस स्टॉक के अंदर नहीं है, बट डेफिनेटली एनबीएफसी स्पेस में महिंद्रा फाइनेंशियल भी काफी वेल प्लेस्ड नजर आता है। बट अगर आशीष कंपेयर करना हो वर्सेस श्रीराम फाइनेंस, वो है क्या आपके पास? बिल्कुल। तो श्रीराम फाइनेंस तो वीरू हमारे पास काफी लंबे समय से, इनफैक्ट आपके शोज में हमने कई बार इस स्टॉक की चर्चा की, और इसने काफी अच्छे से रिवॉर्ड भी किया है इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ आप इनके एसेट्स देखेंगे या ओवरऑल ग्रोथ रेट देखेंगे तो काफी रीजनेबल रहा, और साथ ही साथ वैल्यूएशन कंफर्ट काफी अच्छी बनी रही। जब हमने स्टॉक को पिक किया था तब ये 1 टाइम प्राइस टू बुक 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था। तो हमें लगता है कि ये वैल्यूएशन की कंफर्ट आज भी बनी हुई है। प्लस जिस तरह से इन्होंने भी अपने बिजनेस के अंदर में डाइवर्सिफाई किया है, उसकी वजह से ओवरऑल जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी देखने को नजर आ रही है। तो श्रीराम फाइनेंस मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी अच्छा लगता है, और हमारा व्यू है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 650-700 की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको एक साल में आता हुआ देखने को नजर आ सकता है। तो एक पॉजिटिव बायस के साथ हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर भी ये स्टॉक बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस, ये वाकई आशीष ने इस पर बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू कई बार दिया है और उनके पीएमएस में इंक्लूडेड भी है। बहरहाल चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की। 2 दिन के दौरे पर आज वो वाशिंगटन डीसी में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर फोकस हो सकता है, वाशिंगटन डीसी से बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। संजय जी, एग्जैक्टली आज किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के बाद ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी से। किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी आज पॉसिबली? बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। अपनी जगह फ्रांस की विजिट का भी बहुत महत्व रहा, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की नई नीतियों ने, या मर्जियाँ कहिए, एक नई उथल पुथल मचाई हुई है। कुछ निश्चित नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे और क्या नीतियाँ अपनाएंगे। तो इस स्थिति में जब एक नई चिंता उठ खड़ी है, तो भारत की कोशिश होगी, प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो पक्के रहें, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर। इकोनॉमिक तौर पर आप देखें तो ट्रंप ने ये कहा है कि जितना टैक्स भारत, यानी कि टैरिफ्स भारत लगाता है अमेरिकी सामान पर, उतना ही टैक्स अमेरिका अब भारत की एक्सपोर्ट्स पर लगाएगा। अगर यदि ऐसा हुआ तो भारत के लिए अमेरिका के साथ व्यापार करना बहुत कठिन हो जाएगा। भारत के टैरिफ्स काफ़ी ऊंचे हैं, और अगर अमेरिका ने भी उतने ही ऊंचे टैक्स लगा दिए भारत की सामान पर, भारत की एक्सपोर्ट्स पर, तो कंपनियां तो धंधा कर ही नहीं पाएंगी। दूसरी ओर देखिए, इलीगल माइग्रेशन को लेकर एक हमने देखा जहाज़ आए, 104 लोग आए वहाँ से, अमेरिका से इंडिया पहुँचे, लेकिन ये तो 100 लोगों की बात हो रही है। माना जाता है कि कई लाख लोग हैं भारत के जो यहाँ बसे हुए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो गैर कानूनी बसे हुए या किसी वक्त गैर कानूनी आए थे, और अब वही स्थिति चली आ रही है। इनमें से अगर अधिकतर लोगों को भी भारत भेजा जाए तो ये बहुत भारी समस्या उठ खड़ेगी यहाँ पर उनके लिए अमेरिका में, और साथ में भारत के लिए भी। तो एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयत्न रहेगा कि इसको एक मजबूती पर लाएं और संबंध जो हैं उनको स्टेबल करें, और एक आगे रास्ता ढूंढें और अपनाएं जिसमें दोनों देश साथ साथ काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। चलिए, वैसे खैर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इशू ये है कि अगर अमेरिका ने भारत के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो हमारा तो खैर नुकसान होगा, लेकिन फिर अमेरिका को वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से जो फॉर एग्जांपल मेड इन इंडिया। वीरू, अगर आप वहाँ पर जाके देखें जो बांग्लादेश की हालत हो चुकी है, वहाँ पर उनको जो कपड़े वगैरह होते हैं उतने काफ़ी तो इंडिया से ही इंपोर्ट होते हैं ना, फिर वो उनके लिए भी तो महंगे हो जाएंगे वो। तो खैर एनीवे, लेट्स सी कि क्या होता है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन का कुछ ना कुछ निकल करेगा। हाँ वीरू, कुछ कह रहे थे आप? बात ये है ना, जो ये सब कुछ एक ऐसे समय में हो रहा है जब यूएस इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा था। सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी पॉलिसी अपना ली, तो हम जो वो ब्याज दरों की कटौती की कहानी लेके चल रहे थे, पहले 4 फिर 2,
ये इन्फ्लेशन रहा तो फिर कटौतियाँ कैसे होंगी भाई? अल्टीमेटली तो ट्रांसलेट होगा ना ये यूएस इन्फ्लेशन में। बिल्कुल। वैसे भी अब जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अब हार्ली डेविडसन की बाइक आती है इंडिया में, अगर हम 100% टैक्स लगाते हैं उस पर, तो उसका 100 का अगर हम फ्रेंकली 50 भी कर देंगे तो भी बाइकें तो उतनी ही बिकेंगी। लेकिन बाइक वो हमारे जो टैक्स है अमेरिकन गुड्स पर वो काफ़ी लग्जरी गुड्स पर है। खैर एनीवे आई थिंक ये सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आई थिंक कल तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल सुबह जब हम उठेंगे तो आई थिंक इस पर पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि जो सुनने में आ रहा था कि मीटिंग से पहले वो डिसीजन हो चुका होगा। तो इसके लिए जो भी होगा रिगार्डलेस, शायद ये भी एक रीज़न है वीरू कि मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, और आज जो रैली है वो इंटरडे में मार्केट निपटाना चाहता है। इसके लिए देखिए आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। शायद ये एक और कारण है कि मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल पर टिका नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वॉलेटिलिटी में क्या करें इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? काफ़ी समय से आप थोड़े से मार्केट पर बेरिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी कॉशियस थे। क्या अब मार्केट करेक्ट हो चुका है जहाँ पर आप बाइंग करेंगे? अनुज जी, ऐसा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 खराब रहने वाला था, चैलेंजिंग रहने वाला था, और सब लोग कहने लगे। अंडरस्टेटमेंट निकला है जिसको मैं गोर खामोशी कहूँगा। आई थिंक इन्वेस्टर जो 2020 के बाद आया, काफ़ी सारे आए और काफ़ी सारे यंगर जनरेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स है एंड होल लॉट ऑफ काउबॉयज है इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आई थिंक शायद उन्होंने पिछले 5 साल में ऐसा फॉल देखा नहीं है। आई थिंक ये लास्ट फॉल हुआ था कोविड के टाइम, और कोविड के बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आए थे, काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स भी आए हैं। आई थिंक दे हैव नेवर सीन सच अ फॉल। हैज़ द मार्केट बॉटम्ड आउट? शायद शॉर्ट टर्म बॉटम बना होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली मेरा अनुभव है पिछले 25 साल के आसपास से कि पैनिक हुआ है, शायद ब्लड बाथ नहीं हुआ है। और नॉर्मली बॉटम बनता है जब ब्लड बाथ होता है। ब्लड बाथ का मतलब है कि अनुज जी कहेंगे मार्केट में रहना नहीं है, डीमैट अकाउंट बंद कर देना है, ऐसा ना कभी स्टॉक मार्केट का बात मत कर। आप कहीं जाते हो, लोग आपके पीछे आते हैं, लेकिन पब्लिक आपसे दूर भागेगी, कोई आपसे स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेगी। दैट इज ब्लड बाथ। ये हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन इतना कहूँगा कि ओवर द लास्ट मैनी मंथ्स 2-3 चीज हुए जो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी डिड नॉट नोटिस इट। नंबर 1, काफ़ी सारे प्रोमोटर्स ने अपने खुद के स्टेक हल्के किए थे। नंबर 2, काफ़ी सारे प्रोमोटर्स ने हाई वैल्यूएशन का फ़ायदा उठा के QIP किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया। एट द सेम टाइम देयर वर होल लॉट ऑफ ओवर हाइप्ड, हाईली पब्लिसाइज्ड फ्रेंजी जो था IPO के पीछे, अननोन कंपनीज एट हाई वैल्यूएशन, और पब्लिक ने पैसा डालते गए। दिस 3 टिपिकली हैपन व्हेन मार्केट्स गेट ओवरस्ट्रेच्ड ऑन द हायर साइड। फैक्ट ऐसा था कि जो कंटिन्यूअस फ्लो आते गया पैसा म्यूचुअल फंड में, उसने, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग में काफ़ी सारे लोगों को अंधा कर दिया कि ठीक है, बेचने तो पैसा खड़ा करना है, खड़ा करने तो हम पे बस पैसा डालते जाएंगे, म्यूचुअल फंड के पास पैसे आते जाएगा। इसके बीच में कहीं पर लास्ट 2 क्वार्टर के जो अर्निंग्स आए और सब लोग ओवर वैल्यूएशन की बात करने लगे, और FI की सेलिंग चलती गई, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होते गया, रुपया वीक होते गया, एंड समवेयर द पैनिक स्टार्टेड सेटिंग इन। रोज का 3 रिकमेंडेशन जो आता था, अभी हफ्ते में 1 रिकमेंडेशन बाय का नहीं आता। सब लोग बोलते चलो हल्का होता हूँ। और ये जो हुआ है, इट हैज कॉज्ड अ रियल पैनिक इन द मार्केट इन द लास्ट 1 to 3 months। द पॉइंट इज, ऐसे टाइम को, अलाउ मी टू स्टेट दिस अगेन, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, कि ऐसे टाइम को एक्सेप्ट कर दो कि इंडिया के 95% स्टॉक्स जो लिस्टेड है, दे आर क्वाइट शैलो, काउंटर्स आर क्वाइट शैलो। आप मुझे 10,000 शेयर बेच के दे दीजिए 95% ऑफ स्टॉक्स में, विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस ऑन द डाउन साइड। तो ऐसे टाइम पे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक आपको लेने का है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। आप क्या कहोगे, मेरे पास पैसे नहीं है, झूठ है ये। प्रॉब्लम है आपके पोर्टफोलियो जो 20-25% ऊपर से लुढ़क गया है, वो देखकर इतना खून देख रहे हो आपके पोर्टफोलियो में कि आपको हिम्मत नहीं है अभी नीचे में लेने का। और ये नीचे में इसलिए आता है, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑन द डाउन साइड एकदम रिएक्ट कर देते हैं, बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई कमिंग इन। खरीदने वाला नहीं है,
मुझे 20,000 से कोई स्टॉक का बेचना है, अगर 200 रुपये का भाव है, मैं 180 170 करके बेचता हूँ, तो 300 रुपये वाला स्टॉक 200 हुआ था, 200 वाला बेच के 170 करता है, 170 वाला शायद 150 आएगा, लेकिन वापस अगर 200 225 भी आए, आपको 20-30% कभी ना कभी दे के जाएगा। दिस इज़ वन थिंग आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स। पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारे डिबेट हुए हैं एसआईपी के बारे में, स्मॉल कैप्स के बारे में, मिड कैप्स के बारे में। मैं पर्सनल अनुभव से वापस एक ही बात कहूँगा कि मैक्सिमम मनी इज़ मेड इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। द प्रॉब्लम है ये मार्केट में आज भी फ्रॉड काफ़ी है, काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी सारे सेक्टर्स जैसे EMS सेक्टर हो, काफ़ी सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स आज भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट इंडिविजुअली इफ़ यू डू अ बॉटम अप अप्रोच, अलाउ मी टू स्टेट, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने उभर कर आते हैं। एक्सेप्ट कर दीजिए आप में हिम्मत नहीं है, और अगर आप हिम्मत दिखा के खरीदोगे और 5-10% डाउनसाइड देखने को तैयार हो, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं आज के लेवल्स पर जो आपको अगले 3, 6, 9 महीने में अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। दिस इज़ वॉट एन इन्वेस्टर नीड्स टू थिंक विद अ लॉट ऑफ सैनिटी इन हिम। प्रॉब्लम में सैनिटी निकल गया है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ फॉल not many have seen. Forget not many, even I had not seen. After COVID, I don't think even I had seen it. Let's be very honest, because अगर 20-25% पोर्टफोलियो घिस जाता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में, it is not easy for you to think rationally. मेहरबून जी का जब ये पूरा बात कही ना, उनका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लगा। वरना मेहरबून जी आपका जब पहला पार्ट मैंने सुना ना, तो मैं सोच रहा था कि 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, क्यों ना वहीं निकल जाए, है ना। लेकिन दूसरा पार्ट आपने अच्छा बोला कि अगर 5-10% का डाउन साइड देखने की आपकी गुंजाइश है तो डेफिनेटली स्टे है। वो क्या होगा, कहाँ पे लगता है आपको कि विद आई थिंक पॉसिबिलिटी ऑफ 5-10% आप अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप वो झेल लें तो, आपके अनुसार? देखिए, मैं कहूँगा जो मैं कहना चाहता था, ये कहना चाहता था कि जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको दिखते हैं, देखिए मुझे अगर आप मुझे पूछो तो मुझे फाइनेंशियल्स पसंद है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पसंद है, एक्स FMCG, ट्रैवल पसंद है, टूरिज्म पसंद है, होटल सेक्टर पसंद है। ये सारे सेक्टर्स में आपको जो स्टॉक्स आपको पसंद है, उदाहरण चोलामंडलम फाइनेंस, 3 दिन पहले का भाव देखिए, आज का भाव देखिए। मैं नहीं कहता हूँ 3 दिन पहले बॉटम बनाया, मैं कहता हूँ वो भाव से शायद वो 5-10% घटेगा, लेकिन अपसाइड में 3 दिन में आपको 8-10% देके गया। तो इफ़ यू आर पेशेंट इनफ, यू लाइक चोलामंडलम एट 50% हायर प्राइस, आज ये भाव में आया है, आपको धीरज रखे, अगर उसको लेंगे स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है, बिकॉज ये मार्केट फिर से कहता हूँ इज़ अ वेरी शैलो मार्केट। अगर 2-3 लोगों को या 2-3 फंड को थोड़ा सेलिंग करना है तो वो और 100 रुपये घटा देगा स्टॉक में। तो हिम्मत मत निकालना, अगर आपको लगता है ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर दीजिए, नीचे में खड़े रहिए, आपको मिलता है धीरज रखिए, थोड़ा और डाउन साइड आ सकता है लेकिन फिर से पड़ेगा। एज फार एज द निफ्टी गोज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द निफ्टी में शायद शॉर्ट टर्म बॉटम हो भी गया होगा, मुझे पता नहीं है, बट अलाउ मी टू स्टेट थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग राइट नाउ। प्रॉब्लम इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आप मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ला के दीजिए, आई प्रॉमिस यू ऑल द अदर फैक्टर्स विल गिव ऑन द साइड। FII की सेलिंग कंटिन्यूअस है, देन चाइना एंड हांगकांग मार्केट्स आर रिकवरिंग, इंडिया का रूपी वीक हो रहा है, और वीक होगा कि नहीं, चाइना ऑफिशियली करेंसी डीवैल्यू करेगा तो क्या होगा, ट्रेड इम्बैलेंस है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, रोज का टैरिफ्स का बात होता है। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, बट द मेन कंसर्न इफ यू आस्क मी इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर आप मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ला के देते हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, मॉनसून अच्छा आता है, रूरल स्पेंडिंग इंप्रूव होता है, थोड़ा अर्बन कंजम्पशन इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट इन द बजट, 2-3 क्वार्टर के बाद इफ कॉर्पोरेट अर्निंग स्टार्ट इंप्रूविंग, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल सी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 समवेयर वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ईरानी जी गुड आफ्टरनून। लेकिन आपने पसंद की तो बात की और चैलेंजेस की भी बात की, लेकिन आपने ये भी मेंशन किया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ फ्रॉड है अभी भी, तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी फिलहाल अवॉइड है ऐसे मार्केट में? अवॉइड मैं कहूँगा काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। जैसे मैंने उदाहरण का EMS, आई थिंक मैं उदाहरण दूंगा 7-8 साल पहले शायद आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि डीमार्ट इज एन हाईली एक्सपेंसिव स्टॉक और द बेस्ट मैनेज्ड कंपनी, लेकिन ये स्टॉक आपको यही भाव में 7-8 साल के बाद दिखेगा। GMM फॉडलर के बारे में भी वही कहा था, वेरी गुड कंपनी। द प्रॉब्लम इज द कंपनीज आर नॉट एट फॉल्ट, द स्टॉक्स आर एट फॉल्ट।
तो आज के लेवल पर भी मैं कहूँगा काफ़ी सारे EMS कंपनीज हैं, आई थिंक दे आर एट लेवल्स, मुझे नहीं लगता कि आपको 3 साल के बाद कुछ अलग भाव देखने को मिलेगा, शायद वही भाव देखने मिले। बट देयर आर स्टॉक्स वेयर अर्निंग्स आर गुड, दे बिलोंग टू गुड सेक्टर्स, जो नीचे आ गए बिकॉज वन साइड सेलिंग हुई है मार्केट में, और जब भी वन साइड सेलिंग होती है आई थिंक जिसमें भी हिम्मत है खरीदने का वो भी हिम्मत घुमा देता है। तो एक साइड सेलिंग आती है, मुझे एग्जिट ही करना है, तो सडनली आर्टिफिशियली यू गेट प्राइजेस विच आर वेरी लो। तो जो स्टॉक्स आपको पसंद है, जो मैंने सेक्टर का, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, होटल सेक्टर है, आई थिंक दिस आर द सेक्टर्स जहाँ पे आपको फिनेंशियल्स है, आई थिंक यू हैव टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, वेट फॉर लोअर प्राइजेस, गो एंड बाय इट। बाद में जो होता है मत देखो 1 महीने 2 महीने के लिए, 3, 4, 5 महीने के बाद यू विल सी द स्टॉक्स एट मच हायर लेवल्स देन एट लेवल्स एट व्हिच यू हैड बॉट। चलिए महबूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच निफ्टी 23,025 पे मोर और लेस हम जो जोन, प्राइस जोन हम कल देख के गए थे वही, और निफ्टी बैंक भी करीब 49,339 पे, वही जोन जो कल हम क्लोजिंग के वक्त देख के गए थे। ये दो काउंटर्स जो कि शायद हमें क्लोजिंग में आई थिंक जिनको प्रेज करना पड़ेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ, मुथूट फाइनेंस 6.5%, मुथूट फाइनेंस आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। देन SBI कार्ड्स करीब 860 पे डे हाई पर और रेंज हाई पर लगभग 30 अगस्त 2023 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर। अनुज, लेवल्स टू वॉच फॉर टुमारो और अप्रोच? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अप्रोच की बात है वीरू, इसमें बहुत क्लियर है कि मार्केट में अभी भी टेक्सचर काफ़ी ख़राब है, लेकिन मेरा मानना यह है कि न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं, क्योंकि US से आने वाली खबरों पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, और मोदी ट्रम्प मुलाकात से क्या निकला ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक थोड़ा मार्केट उसको भी लेकर शायद थोड़ा नर्वस हो सकता है। मार्केट का जो बड़ा टेक्सचर है वो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन रैली का है, तो इसके लिए ये एक मेरा व्यू होगा। लेकिन खैर एनीवे, फॉर नाउ अब मैं यही व्यू लेकर चलूँगा कि आप अभी के लिए न्यूट्रल लेके जाएं, लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। चलिए BDST ST BT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक लॉन्ग होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक का नाम है बजाज फिंसर्व। ट्रेड करा है 1851 के आसपास, स्टॉक होगा 1842, करीब 9 रुपए का। टारगेट 1870, स्लाइटली हायर भी मिल सकते हैं टारगेट बजाज फिंसर्व। बाई साइड की ट्रेड गाबा सर की तरफ से। शिल्पा जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं कल के लिए? मैं प्रेस्टीज पे ही अपना लॉन्ग व्यू कंटिन्यू करूंगी। मुझे लगता है अभी भी वहीं पे है, छोटा सा स्टॉप लॉस से अगर व्यू सही जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। कविता जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? या सो आज का हीरो जो रहा चोला, मुझे लगता है वहां अच्छे मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, और फर्दर स्कोप है काउंटर में, RSI स्ट्रेंथ बताते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है 1420 1440 के प्राइस टारगेट की तरफ चोला कैन मूव। वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 1370। जी, अब सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी, बताइए कल के लिए क्या पिक कर रहे हैं आप? स्टेल साइड पे स्टॉक चूज किया है IOC। स्टॉप लॉस होगा 122.50 और टारगेट होंगे 115। बाउंस बैक किया है और बाउंस बैक में 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ रुक किया है, तो एक सेल ट्रेड होगा। चलिए अब डीलिंग रूम की तरफ चलते हैं। यतिन जी, बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं डीलिंग रूम से? तो आज 2 स्टॉक्स हैं जहां डीलर्स अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सबसे पहले भारत फोर्ज, जहां डीलर्स को लग रहा है कि इन जनरल वीकनेस रहनी चाहिए, ऑटो एंसिलरी के नतीजे भी कुछ खास नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि यहाँ एक STBT का ट्रेड करना चाहिए 1050 के टारगेट के साथ। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो 8% बढ़ा हुआ है, या इसका मतलब ये है कि यहाँ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर पड़ रही हैं वायदे मार्केट में। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, HNIs खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से 2300 से लेके 2350 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ वो सिलेक्टिवली बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना रहे हैं। ठीक है, दीपक नाइट्राइट में अभी फिलहाल यहाँ पे डीलिंग रूम की तरफ से बाय साइड की ट्रेड आती हुई, और इसके अलावा देखिए सेबी ने सरकार से और अधिकार मांगे हैं और अनधिकृत फाइनेंशियल एडवाइजर पर सख्ती के लिए और अधिकार मांगे हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए यतिन जी हमारे साथ मौजूद ही हैं। यतिन जी, बताइए क्या है अपडेट इसके रिगार्डिंग? जी,
तो देखो श्रेया, सेबी ने एक औपचारिक चिट्ठी लिखी है सरकार को, जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने रेगुलेटरी प्रावधान और विजिलेंस को बढ़ाना चाहती है। और क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस मिलती है, रिटेल निवेशकों को भ्रमित किया जाता है, सेबी ये पावर मांग रही है कि सोशल मीडिया पोस्ट को वो रेगुलेट कर सकें। वहाँ अगर इनको कोई टाइप का एक्शन लेना हो, कंटेंट को निकाल देना हो, तो वो उनको पावर देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे व्हाट्सएप है, मेटा यानी फेसबुक के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां अभी भी सेबी को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज जो रेगुलेटरी लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। ये अधिकार केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सिलेक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं। और क्योंकि सेबी के इन्वेस्टिगेशन में अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जो रॉन्ग डूअर्स हैं इनको पकड़ा जा सकता है, तो सेबी ने रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है, फरवरी 3 तारीख को ये इन्वेस्टिगेशन पावर्स मांगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो एब्सेंस है पावर का टू एक्सेस डेटा रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें, तो ये वो अपने प्रावधान में लाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि ऐसी मांगे पहले भी सेबी ने की है होम मिनिस्ट्री से और गवर्नमेंट से, लेकिन उनको ये राइट जो है डिनाई किया गया था, स्पेशली कॉल रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का। लेकिन अभी फिर से एक बार सेबी ने ये मुद्दा उठाया है, जिसके अंदर सोशल मीडिया और कॉल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इस पे जो है वो रेगुलेट कर सके चीज़ें, रेगुलेटरली चीज़ें मांग सके, और जो एनक्रिप्टेड चीज़ें होती हैं खास करके व्हाट्सएप और मेटा के प्लेटफॉर्म पे, उसको भी डीकोड करने का जो हक है वो सेबी अपने पास रखना चाहती है। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सेबी ने जो ये मांगी की है सरकार से फिलहाल फॉर द टाइम में, अब लास्ट टाइम भी याद रखिएगा सरकार ने इस पे कोई स्वीकृति दी नहीं थी, लेकिन ये फिर सेबी ने मांग रखी है। यतिन शुक्रिया आपका। और मैं जाते जाते एक दो स्टॉक्स पे और ले लेता हूँ, व्यू ले लेता हूँ। पहले जरा ब्रेथ लेके आएंगे स्क्रीन पे जरा प्लीज़, इससे बाहर निकलते हैं। मार्केट ब्रेथ आपको बहुत आज हद तक बटी हुई नजर आएगी। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आज लगभग 82 में लॉन्ग और लगभग इतने में ही शॉर्ट पे, तो इक्वली आई थिंक जिसे कहते हैं बटा हुआ। 32 में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग थी और करीब 17 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। लॉन्ग्स में आज NBFCs का और फाइनेंस स्पेस का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। मुथूट फाइनेंस और SBI का, ये दोनों स्टॉक्स सब्सटेंशियल लॉन्ग। गोटेड प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टिंग है, लॉन्ग बजाज फिंसर और इप्का लैब, यहाँ पे लॉन्ग था। नेक्स्ट स्लाइड आएगी यहाँ पर, और इस पे NHPC में शॉर्ट था, शॉर्ट कवरिंग माफ़ कीजिएगा। सेल में, वोडाफोन आइडिया में, डिलीवरी और M&M फाइनेंशियल, इसमें सब शॉर्ट कवरिंग थी। अगले स्लाइड में शॉर्ट बिल्डअप, अदानी इंटरप्राइजेस में, वरुण बेवरेजेस, PI इंडस्ट्रीज, वोल्टास कैंप्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी और शॉर्ट बिल्डअप माफ़ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। अदानी इंटरप्राइजेस डे लो पर है अभी भी, और लॉन्ग अनवाइंडिंग सोलार इंडस्ट्रीज, ऑटोलाल पैथलैब, पॉलीकैब, एबॉट इंडिया और बंधन बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग रही। अच्छा, जाते जाते जरा एक स्टॉक को देख लीजिए जो कि कल के लिए मेरे ख्याल से प्रिपेयर हो रहा है। शिल्पा जी एक बार जरा देखिएगा UPL को एट 630, आपका टेक क्या मैम? जी बिल्कुल, यहाँ पे UPL में मैं एक्चुअली अभी BTST के लिए इसको चूज कर ही रही थी, बिकॉज 620 पे एक अच्छा सपोर्ट है, 645 है, रेजिस्टेंस भी है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि BTST आप एक ट्राई ले सकते हैं। 620 एक आपका टाइट स्टॉप लॉस लेकिन होना चाहिए। तो ये इस समय बात UPL की। श्रेया के पास चलते हैं और आज का पंचनामा का टीजर। श्रेया बताइए क्या सवाल है आज? जी, कुलदीप चौधरी जी पूछ रहे हैं, इंडियन होटल और ITC होटल दोनों में से 4 से 5 साल में अकेले कौन सा बेहतर स्टॉक है, कहाँ बोली लग सकती है? इंडियन होटल्स और दूसरा कौन सा बोला आपने? ITC होटल्स। टफ सवाल है ये। सवाल ऐसा हो गया कि पॉम्फ्रेट या सुरमे में से ज़्यादा अच्छी क्या लगती है आपको? तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए दोनों रख सकते हैं। वैसे दोनों अच्छे ग्रुप के स्टॉक्स हैं, दोनों अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और दोनों ही एकदम मार्की नाम हैं, चाहे ITC की होटल्स हो चाहे ताज ग्रुप के होटल्स हो। तो इसके लिए आई थिंक दोनों में रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पर काफ़ी फेवरेबल है मेरे ख्याल से। इंडियन होटल्स भी अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, ITC होटल्स भी जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेड थी उससे काफ़ी नीचे लिस्ट हुआ और उसके बाद एक बार कोशिश की थी उसने 180 क्रॉस करने की, नहीं कर पाया, 170 पर है। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है दोनों स्टॉक्स में। और जिस तरीके से इंडिया में टूरिज्म और ट्रैवल बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से दोनों में बेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, दोनों फिलहाल स्टॉक रडार पे रखे, दोनों में बेट लग सकती है। सर एक और स्टॉक पे सवाल आ रहा है, टीसीएस पे रोहित पूछ रहे हैं। देखिए लूजर्स में शामिल है, 1.25% देखिए गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ। क्या लग रहा है सर, टीसीएस में बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट की सलाह है? बने रहें टीसीएस में। देखिए टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जिसने आपको हर लेवल पर पैसा बना के दिया है, और ये सब चीज़ें होंगी इतने बड़े स्टॉक में कभी ना कभी, लेकिन टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आप पैसा नहीं लूज़ कर सकते, ये मेरा मानना है। कभी कभी फेजेस आएंगे जिसमें थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वापस कैचअप कर लेगा। तो ये मेरा आई थिंक शेयर टीसीएस पर भी होगा। चलिए कुछ देर में 335 पर श्रेया के साथ वापस आप जुड़िए और मार्केट का पंचनामा में जुड़िए हमारे साथ, और कुछ और सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। श्रेया, बिल्कुल लेंगे सवाल सर, लेकिन इससे पहले एक और स्टॉक लेके आते हैं आपके लिए। वोल्टास देखिए, इसमें गिरावट देखने को मिले आज, और वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। 4% के करीब गिरकर इनफैक्ट ये क्लोज होता हुआ, और इस साल में अब तक इसने 36% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है वोल्टास में। गाबा साहब, वोल्टास का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? डेलो के आसपास देखिए जाता हुआ, क्या वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है अब? या तो स्टॉक अच्छा लग रहा हो आपको तो यहाँ पे ऐड करने की सलाह होगी, या फिर अभी एग्जिट करें? इनफैक्ट ये शॉर्टिंग कैंडिडेट है वोल्टास, बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। 1249 पर ट्रेड करता है, बहुत टाइट स्टॉप लगाएंगे 1260 का, 10-11 रुपए का। टूटे तो 1200 भी देखेंगे, और शायद लगता है वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। तो वीक शॉर्ट के लायक है एसटीबीटी। ओके, वोल्टास 1248 पे, मतलब ये एक शॉर्ट कॉल है, और पेन तो है इसमें, और ये ऑलमोस्ट इस वक्त आप देखें तो डे लो की डिजेक्ट्री में ही आके ट्रेड कर रहा है। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे? माफ़ कीजिएगा कविता जी, मैं सवाल अपना दोहराऊंगा यहाँ पे। एक स्टॉक लेके आऊँगा, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा, जिसमें शॉर्टिंग हुई है और वो डे लो की डिजेक्ट्री में। प्लीज़ जरा रखिएगा एक बार पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस इंडेक्स, बीएससी ऑयल एंड गैस इंडेक्स डे लो पर, और शॉर्टिंग के लिहाज से एक आपका ऑल इंडिया, उसके बाद आप देखिए तो हिंद पेट्रो दूसरा, और तीसरा स्पेस में है जिसमें शॉर्टिंग हुई है वो है आपका HPCL, बट ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है आज। कविता जी, ऑल इंडिया को देखेंगे एक बार आपकी स्क्रीन पे, ऑल इंडिया HPCL दोनों में ही काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट, और HPCL मेरे ख्याल से इस वक्त 29 मई 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। एक बार प्लीज़ इसका OI रखिएगा स्क्रीन पे। क्या व्यू है, मतलब ये जो रेंज टूटी है और वो आपका जो स्विंग लो था 20 मार्च का, उसको रिविजिट कर सकता है क्या 2933 पे जहाँ प्लेस्ड है वो? सो यस वीरेन जी, एक BPCL पर हमने शॉर्ट दिया था, एट दैट टाइम HPCL भी मेरे रडार पर है। सो 323 के नीचे जब तक काउंटर है तब तक यहाँ पर फर्दर डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही है। सो लोअर लो कंटिन्यूस काउंटर पे बने हुए हैं, और प्रीवियस लो अगर देखें तो ये 295 292 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो अंटिल काउंटर 323 के नीचे बना हुआ है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। जैम, अगर मैं इस वक्त को एक सेक्टर्स को बाइसेक्ट करूँ ना, तो आज सबसे स्ट्रॉन्ग जहाँ शॉर्टिंग हुई है उसमें ऑयल गैस स्पेस भी आता है। ये तीनों के तीनों स्टॉक्स, BSE ऑयल गैस इंडेक्स देखिए लगभग 0.35% नीचे डे लो की ट्रैजेक्टरी में। और थोड़ा सा अगर मैं इस हीट मैप को या फिर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को एक्सपेंड करूँ, तो पावर स्पेस में CESC अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्ट कैरी करता हुआ। जरा प्लीज़ पावर स्पेस रखिएगा और उसमें रखिएगा आप CESC, ये भी डे लो की ट्रैजेक्टरी में है, और आप समझ लीजिएगा कि CESC 13 जून 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, यानी 6-7-8 महीने का सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। शिल्पा जी, आपका व्यू 126-33 पे इस पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे वीरेंद्र जी मुझे लगता है 120 118 के लेवल्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे 131 के स्टॉप लॉस से सेल कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मीनवाइल अब बात करते हैं आज के टॉप 2-3 गेनर्स की, और ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो हमने पिछले 2-3 दिन में CNBC आवाज़ पर पिक किए हैं, या तो एस बिग स्टॉक या स्पॉटलाइट, या हमारे पैनल ने पिक किए हैं। मुथूट नंबर 1 पर है, 6.5% ऊपर मुथूट फाइनेंस, कल का बिग स्टॉक था ये। उसके बाद आ जाइए आप SBI कार्ड पर, ये आज सुबह की स्पॉटलाइट वाला स्टॉक था। फिर आ जाइए आप बजाज फिनसर्व पर, ये भी आज सुबह की स्पॉटलाइट वाला स्टॉक था। और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो आपको दिखाई देंगे जहाँ पर आपको इस तरीके के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। एक बार RBL बैंक देखते हैं।
गामा सर, आरबीएल बैंक देखिए एक बार, बहुत समय के बाद 160 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखा जाए तो आरबीएल बैंक एक बेस बना रहा है और बेस बनते बनते कभी वक्त लगता है, इसको एक ट्रिगर की जरूरत है। जब वो 180 पार कर लेगा तो कहेंगे आउट ऑफ द बोट्स, जो कि इतना अच्छा बेस बना हुआ है, 180 पार करना जरूरी है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, स्टॉप लगाइए 161 का करीब, फिर एक 180 के पहले 175 180 के पहले निकल जाइएगा, फिर एक इंतजार कीजिए 180 को पार करने का, फिर कहेंगे आउट ऑफ द वुड्स 200। तो बेस बना रहे हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा बेस बनते बनते। फिलहाल एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अभी फिलहाल बाई है, लेकिन ये तो गेनर्स की बात हो रही थी, लेकिन एक और स्टॉक लेकर आई, ये पॉलीकैब इंडिया। देखिए ये भी डे लो के आसपास क्लोज होता हुआ और इसमें भी लगभग 2% गिरावट देखने को मिल रही है, 5,546 के लेवल पर क्लोज हो रहा है। इस साल में अब तक इनफैक्ट जो 1 महीने बीते हैं, इसने 26% का नेगेटिव रिटर्न दिखा दिया है अभी तक। पॉलीकैब, कविता जैन जी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक और जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं फिलहाल, एग्जिट की सलाह रहेगी? पॉलीकैब अभी अगर आप देखें तो ये 100 वेमा पर इसका एक सपोर्ट है, वहां खड़ा है, ऑल्दो वीकनेस है काउंटर में। तो अब अगर ये फ्रेश पोजीशन कोई लेने जा रहे हैं तो मुझे लगता है 5500 के लेवल ब्रीच हो, उसके बाद ही इस पर कोई शॉर्ट बनते हुए दिखेगा। एल्स अभी ये नो ट्रेड जोन में मुझे लगता है, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग एट 50 वेमा जोन। चलिए, पॉलीकैब के बाद अब 5545 पे डीलों पे क्लोज होता हुआ और इसकी पुट रिकमेंड की गई थी सस्ता ऑप्शन में आज। खैर, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो 23,020, अब हम ऑलमोस्ट 23,000 के लेवल्स पे जाके क्लोज होने की तैयारी करते हुए चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं अब और देखते हैं मार्केट में आज किस तरह की क्लोज रही। निफ्टी करीब 25 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक करीब 150 पॉइंट नीचे और आईटी इंडेक्स करीब 1% नीचे। ध्यान रखिए, एक समय पे तीनों इंडेक्स, एटलीस्ट निफ्टी और निफ्टी बैंक तो काफ़ी ऊपर थे। मिड कैप इंडेक्स भी आज इंटरडे में काफ़ी ऊपर था, लेकिन फिर थोड़े से म्यूटेड गेंस के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स रेड में बंद हुआ और एडवांस डिक्लाइन देखिए सुबह काफ़ी अच्छी थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड डिक्लाइंस ने फिर ओवरटेक किया और 1200 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1400 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। तो ये ओवरऑल मार्केट ब्रेड था। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं मार्केट का, यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे नीचे था पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1% नीचे, एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1%, आईटी 1%, ऑयल एंड गैस करीब 0.5%, निफ्टी ऑटो करीब 1/3% और निफ्टी बैंक करीब 1/4% नीचे रहा। तेज़ी में निफ्टी फार्मा था करीब 1.3% ऊपर था, निफ्टी मेटल्स करीब 1% ऊपर था, निफ्टी रियल एस्टेट करीब 0.8% और फाइनेंशियल्स करीब 1/4% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब जरा एक बार लेकर आइए निफ्टी का हीट मैप। अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी गिरावट आई, करीब 2% गिरा। हीरो मोटोकॉर्प 1.5%, इन्फोसिस 1.5%, लार्सन एंड ट्यूब्रो में गिरावट थी। सन फार्मा ऊपर था 3%, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल आज का मार्केट का मूड माहौल वीरो कहना होगा कि क्लोज खराब था, क्योंकि एक समय पर जो इंटरडे में सुबह मूव था उसके मुकाबले आज का मार्केट का क्लोज थोड़ा खराब था फिर से। जी बिल्कुल, और एक स्ट्रॉन्ग जोन में कॉलेक्टर्स के जोन के ऊपर निफ्टी न ट्रेवल होने को तैयार हुआ, न निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी का आज नुकसान लगभग 400 अंकों का। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया कि पोस्ट आई थिंक जून 2024 सबसे नियरेस्ट जोन पे निफ्टी आईटी क्लोजर टू 200-डे एक्सपोनेंशियल जाके क्लोज हुआ है। तो निफ्टी आईटी में पिछले 5 दिन में काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज हुआ। बहरहाल ये थी आज की क्लोज, और आपका कोई प्रश्न अगर है इस बाज़ार में आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल को लेकर या फिर अपने ट्रेड्स को लेकर, ज़रूर पूछें। मार्केट का पंचनामा कुछ देर में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रश्न ज़रूर पूछें। फिलहाल आपसे अगली मुलाकात होगी कल शुक्रवार को, पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।